अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के हवाले से, यहाँ की इमिग्रेशन के हवाले से आपको अपडेट करता रहता हूं। आज मैं बात करूंगा दो टॉपिक पे। पहला टॉपिक मेरा ये है कि ये जो न्यूज़ आप तक पहुंची है कि सैफ ख़त्म हो रही है, नई एजेंसी ने टेक ओवर कर लिया है, तो इससे किन लोगों के लिए बहुत बुरा होने वाला है और किन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, इसके ऊपर थोड़ी बात करूंगा। दूसरा, आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जब से ये सैफ ख़त्म हुई है, जो अभी बीच में स्पीड जो थी सैफ की तरफ से वो स्लो हो गई थी। लोगों को पहली ईमेल तक आ चुकी थी, सेकंड ईमेल लोगों को नहीं आ रही थी। अभी की इतलात के मुताबिक 1/3/2022 तक की जो सेकंड ईमेल हैं वो लोगों को आ गई हैं, विच इज़ वेरी गुड। आगे आने वाले दिनों में लगता यही है कि स्पीड तेज़ होगी। अब मैं बात करूंगा उन लोगों के हवाले से जिन लोगों के साथ इस नई एजेंसी के आने से बुरा होने वाला है, और ये कंफर्म मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों, हर तरफ तो माशाल्लाह यही आपको आवाज़ आ रही होगी कि मुबारक हो, सैफ ख़त्म हो गई, मुबारक हो, सैफ ख़त्म हो गई, नई एजेंसी आ गई, मामला सब अच्छे होंगे। लेकिन इससे बहुत बड़ा लोगों को नुकसान भी होने वाला है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं नुकसान किन लोगों को होने वाला है। चूँकि मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ, मेरे पास तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तमाम लोगों से मैं कांटेक्ट में होता हूँ। हमारे यहाँ होता ये था कि हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, दुबई, ये जितने हमारे एशियन कंट्री हैं, यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने यहाँ के रेजिडेंस कार्ड लिए हुए थे। तो अब ये करते ये थे, चेक एंड बैलेंस तो यहाँ है नहीं, आपको पता है। तो ये हमारे लोग करते ये थे कि पहले यहाँ पर आते थे, अपनी फ़ाइल लॉक करवाते थे, फ़ाइल लॉक करवाने के बाद वो अपने कंट्री वापस चले जाते थे। उसके बाद वो वहाँ पे टैक्स चलाते थे, टैक्स चलाने के बाद वो वापस आते थे, अपनी बायोमेट्रिक की डेट पे वो अपना थंब दे के उसके बाद यहाँ का रेजिडेंस कार्ड लेते थे। रेजिडेंस कार्ड लेने के बाद फिर वो अपने कंट्री वापस चले जाते थे। और वहीं से बैठे बैठे जब उनका ये 2 साल वाला कार्ड ख़त्म होता था, तो वहीं से बैठे बैठे लोग अभी भी यही कर रहे हैं कि अपने ऑटो रिन्यूअल पे ऑनलाइन जाके नया 3 साल वाला कार्ड निकालना है। अब होने क्या वाला है मेरे दोस्त, ये जो नई एजेंसी आई है, इसने एक अपना एक न्यूज़ जारी की है। उसने ये बताया कि अब हम जितने भी ऑटो रिन्यूअल ऑनलाइन लोग बैठे बैठे अपने कार्ड रिन्यू कर रहे थे, अब हम ये काम सारा IRN के सुपुर्द कर रहे हैं। IRN क्या चीज़ है मेरे दोस्तों? IRN इनका एक ऐसा इदारा है जो कि ये यहाँ के पासपोर्ट्स, यहाँ की नेशनलिटियाँ देखता है। तो अब वो मेरे प्यारे भाई जो बाहर से बैठे बैठे एक क्लिक पे अपने 3-3 साल वाले कार्ड, जो 2 साल जिनके एक्सपायर होते थे, वो 3 साल वाला कार्ड रिन्यू करवा रहे थे, अब ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। और बाकायदा अब आपको IRN ऑफिस में पेश होना पड़ेगा, वहाँ पे आपको दोबारा बायोमेट्रिक देने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आपका कार्ड जो है वो रिन्यू होगा। IRN के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ मेरे दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले मैं अपनी बेटे की नेशनलिटी के लिए अभी 3-4 दिन पहले ही मैं IRN के ऑफिस गया था। तो वहाँ पे जो इनका स्टाफ था वो बेहतरीन अंग्रेज़ी बोल रहा था, बेहतरीन इंग्लिश जानते थे वो लोग। लेकिन वो ये लोग ये कहते हैं कि हमारा ये सरकारी इदारा है, तो लिहाजा आपको यहाँ पे पुर्तगीज़ में ही बात करनी पड़ेगी। अब नुकसान ये होने वाला है मेरे दोस्तों, जितने हमारे वो एशियन लोग थे जो बाहर बैठे बैठे अपने बिज़नेस देख रहे थे और यहाँ पर आके कार्ड लेके अपने पूरे 5 साल पूरे करके यहाँ नेशनलिटी तक पहुँच जाते थे, अब उनको ये मुश्किल पेश आने वाली है। क्योंकि जब मैं भी जब IRN ऑफिस गया तो मैंने भी ये चीज़ नोट की कि IRN ऑफिस में जब आपका कार्ड रिन्यू होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल आपको कार्ड मिला है, अब वो 3 साल वाले कार्ड के लिए आप यहाँ IRN ऑफिस जाओगे, तो यहाँ लोग इतने एग्रेसिव हैं कि ये 100% पुर्तगीज़ में बात करना पसंद करते हैं। और अब आप जब यहाँ पे अपना कार्ड रिन्यू कराने के लिए जाएंगे तो आपसे ये सवाल भी ये किया जाएगा यकीनन कि आपको 2 साल 3 साल यहाँ पुर्तगाल में हो चुके हैं, हो चले हैं, और आप अपना नेक्स्ट कार्ड रिन्यू कराने के लिए आए हो, तो आपको पुर्तगीज़ ज़रा भी नहीं आती। ये सवाल इन्होंने मुझसे भी किया, क्योंकि जब मैं अपने बच्चे की नेशनलिटी के लिए यहाँ पर गया इनके IRN ऑफिस, तो उन्होंने मुझसे ये बात बोली, कहने लगे कि यार आप वो कितना अरसा हो गया पुर्तगाल में? मैंने कहा मुझे 2 साल हो गए। तो कह रही है तुम आप पुर्तगीज़ सही से बोल ही नहीं पा रहे हो 2 साल में, ये कैसे हो सकता है? तो फिर मैंने इनको अपने प्रूफ दिखाया अपने बच्चे की नेशनलिटी के लिए कि मैं यहाँ पे इतने टाइम से यहाँ मुकीम हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये मज़ीद सख्तियाँ होने वाली हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए क्या, कम से कम अगर आप इस आबादी के हवाले से देखें कि जितने भी हमारे लोगों ने यहाँ का रेजिडेंस कार्ड लिया वो आज भी सब बाहर हैं। आज से 2 साल पहले जब मैं यहाँ पुर्तगाल आया तो मैंने ये मारुति मुनिस पार्क में और इनके दूसरे इदारों में हमारे इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी का बड़ा हुजूम देखा था। ठीक है, आज जब मैं उसी गलियों से गुजरता हूँ तो सारी जो शक्लें हैं वो चेंज हैं। सारे लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद ही नहीं हैं। कोई फ्रांस, कोई इटली, कोई जर्मनी, कोई बेल्जियम में बैठा हुआ है और वहाँ जाके वो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के पेपरों को साथ साथ चला रहे हैं। अब वो लोग जो लोग बैठे बैठे अपने कंट्रियों से ऑटो रिन्यू का बटन दबाते थे और वो उनके कार्ड ऑटो रिन्यू हो जाते थे, अब उसमें उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी ये 100% नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी जब इनकी अगली प्रेस रिलीज़ आएगी तो पता लगेगा। लेकिन अभी तक की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से ये 2 चीज़ों में चेंजेस कर रहे हैं। एक इसमें कि आपको रेजिडेंस कार्ड रिन्यू कराने के लिए IRN का दफ्तर जाना पड़ेगा। IRN के दफ्तर में क्या परेशानी हो सकती है उसके हवाले से मैंने आपको बताया। दूसरी बड़ी चेंजेस ये कर रहे हैं कि
जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपॉइंटमेंट यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी आपको आर्टिकल 90 पे या आपको आर्टिकल 122 के पे या 122 बी पे या आपको किसी किस्म की भी यहाँ पे बेबी बॉर्न होने पे या आपको किसी किस्म की आर्टिकल 90 पे आपका बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसके ऊपर भी जब आपको बायोमेट्रिक आप ढूंढते थे तो आपको बायोमेट्रिक यहाँ नहीं मिलती थी। होता यह था, सैफ का एक प्रेस रिलीज आ जाता था कि भाई हमारी बायोमेट्रिक खुली हुई है, आर्टिकल 90 की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है फॉर एग्जांपल। तो होता यह था कि हमारे लोग उस फ़ोन कॉल पे पूरी पूरी रात कॉलें करते थे, पूरा पूरा दिन कॉलें करते थे, मगर ये लोग फ़ोन ही नहीं उठाते थे। अगर फ़ोन उठा लेते थे तो ये बात बोलते थे कि यार अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गई, नहीं है। और उसी बिहाइंड अगर आप ये चीज़ देखें कि अगले दिन या आपको अगर आप किसी एजेंट को कॉल करें, हमारे पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेशी को या किसी अंगोला के बंदे को या किसी पुर्तगीज़ बंदे को या आप किसी थे जो कि यहाँ एजेंट है, तो वो आपको अगले दिन की या 2-4 दिन बाद की या अगले महीने की आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबल कर देता था। सवाल मेरा ये है कि मेरे प्यारे भाई, ये कैसे मुमकिन है कि सैफ जो है वो अपॉइंटमेंट खोलती है और सारी सारी रात हम लोग फ़ोन करते हैं सैफ को, ठीक है, और सैफ जो है वो हमें अपॉइंटमेंट नहीं देती। हमें अपॉइंटमेंट मिलती एजेंट से ही है। मैं जब से यहाँ पुर्तगाल में आया हूँ 2 साल तकरीबन, मैंने कभी किसी बंदे को ये कहते नहीं सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह मुर्तज़ा भाई हमने अपनी अपॉइंटमेंट खुद उठाई। इवन एक भाई के लिए अपॉइंटमेंट लेनी थी, मेरे करीबी सलाम दुआ वाले लोग हैं, तो मैंने सुबह 5 बजे तक मैं सैफ़ को कॉलें करता रहा हूँ, मगर सैफ़ ने कोई फ़ोन पिक नहीं किया। आखिर हम लोगों को जाना पड़ा एजेंट के पास ही, और एजेंट अपने मुँह मांगे पैसे मांगते थे, 500 यूरो, 400 यूरो, 300 यूरो, 200 यूरो, जो पार्टी जहाँ पड़ जाए उतने में आपको अपॉइंटमेंट खरीदनी जाती। अब ये जो नई एजेंसी आई है ये कहती है सबसे बड़ा चेंज हम ये करेंगे कि जितने भी ये ऑनलाइन पोर्टल हैं, मिसाल के तौर पे आर्टिकल 90 का है, आर्टिकल 122 के का है, इसको बजाय इसके कि हम जिस तरह आप सैफ में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते थे, हम इसको ऑनलाइन कर देंगे कि आप इनकी एक वेबसाइट पे जाएंगे और ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट उठा लेंगे, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छा इनका कदम है। और जहाँ तक मैं सैफ के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसने बहुत अच्छा काम किया, और इसके जाने पे थोड़े से हम लोग सब पूरा पुर्तगाल दुखी है, क्योंकि इसने बिल्कुल खुला खाता खोला हुआ था। ये पुर्तगाल जो आपको पता है कि ये एक ऐसा कंट्री है कि ये शेंजन का पार्ट है, यूरोप का हिस्सा है, और ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ के पेपर, यहाँ का पासपोर्ट इजीली लेने के बाद आप दुनिया में किसी भी कंट्री में आप अपने जाके मकाम बना सकते हो, अपना घर बना सकते हो, आप रह सकते हो वहाँ इजीली। तो मेरे दोस्तों, सैफ के बारे में आपको बताता चलूँ, आप सब लोगों को तो पता ही है कि नवंबर 2014 में सैफ का जो चीफ डायरेक्टर है वो भी अपने इन यहाँ के लोकल मिनिस्टरों के साथ करप्शन में पकड़ा गया था। और हो ये रहा था कि वो ये गोल्डन वीज़ा और ये जितने रेजिडेंस कैटेगरी के वीज़ा हैं वो यहाँ पर लोगों को बेच रहा था, ठीक है। इसके बारे में पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया। आप गूगल करेंगे तो आपको सारी हिस्ट्री उसकी मिल जाएगी। आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि सैफ के अंदर जो है वो ये चीज़ें मौजूद थी कि अभी मैंने आपसे ये जिक्र किया कि पूरी रात कॉल करने के बावजूद भी हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला, और सुबह एजेंट अंगोला का बंदा या कोई ब्राज़ील का बंदा या हमारा पाकिस्तानी कोई या इंडियन कोई हमें अपॉइंटमेंट दे रहा है 500 यूरो लेके। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि इनका अंदर का अभी भी कोई आदमी मुनव्विस ना हो। जब 2014 में इनके ऊपर इंक्वायरी की गई थी तो इनके बड़े बड़े सैफ के अंदर के जो अफसरान हैं ये सारे करप्शन में पाए गए थे। इनके मिनिस्टर भी उनके साथ मिले हुए गोल्डन वीज़ा बेच रहे थे, ठीक है। इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, इन लोगों को सजाएं भी हुई। तो मुझे लगता है कि अभी भी सैफ के अंदर गड़बड़ थी, इस इदारे में मामलात इनके ख़राब थे कि आपको ओरिजिनली अगर आप जाते थे बायोमेट्रिक लेने के लिए तो आपको नहीं मिलती थी। बाहर किसी ना किसी एजेंट का इन लोगों से कॉन्टैक्ट ज़रूर था कि जिसके तवस्सुस से आपको घूम घुमा के अपॉइंटमेंट मिलती थी। जी मेरे दोस्तों, अगर करप्शन पे मैंने बात की है तो आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ इसी इदारे के इनके सारे महकमों के हवाले से। एक छोटी सी मिसाल आप ये ले लें कि आज पहली है, कल 31 थी। तो कल मेरे एक प्यारे भाई अबू धाबी से यहाँ पर आए हैं, तो लीरिया में, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुर्जा मेरा यहाँ लीरिया में कोई जानने वाला नहीं है और मुझे यहाँ पे जुनता बनवाना है। जुनता कहते हैं होम एड्रेस को। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा देखें ये जुनते बनवाने का काम जो है ना ये एजेंट बखूबी कर लेता है और ये मामला आपके हल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट उनके पास था घर का, लेकिन उनके पास वो रसीद नहीं थी। ये लोग रसीद भी मांगते हैं जुनता वाले, कहते हैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी नहीं है, आपको वो रसीद भी देनी पड़ेगी जिसमें आप उसको वो दे रहे हो, क्या रेंट दे रहे हो। तो इन्होंने मुझे बताया क्या कि मैं ये जुनता ऑफिस गए हैं और जुनता ऑफिस में वो बोल रहे हैं कि वो रेंट की रसीद लाओ और मालिक दे नहीं रहा है, वो टैक्स चुरा रहा है, क्या कर रहा है वल्लाह आलम। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। मैं उनके पास गया, इनको जुनता ऑफिस लेके गया लीरिया के। तो वहाँ पे मेरे दोस्तों ये हुआ कि जब मैं अंदर गया तो वो उस पुर्तगीज़ औरत ने बोला कि मैं जुनता बना देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पुर्तगीज़ 2 गारंटर चाहिए होंगे जो कि लीरिया में मुकीम हो। मैंने उस लेडी से, मैं करप्शन की बात बता रहा हूँ आपको, मैंने उस लेडी से रिक्वेस्ट की कि देखें ये अभी नए आए हैं, इनके पास सारे मामलात पूरे हैं, सिर्फ इनको ये मसला होगा कि इनके पास मौजूद नहीं है 2 गारंटर और ये यहाँ पे लीरिया में किसी को जानते भी नहीं है।
तो इस लेडी ने बोला कि हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, आपको 2 गारंटर चाहिए तो चाहिए। बेहतरीन अंग्रेज़ी बोल रही थी मेरी सारी, उससे मैं 10 मिनट उससे बहस करता रहा हूँ कि अगर आपने इमिग्रेशन खोली है और आपको पता है कि यहाँ पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये मामला आपको अपनी सरकार को ये लिखना चाहिए, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, और उनको ये बात बोलना चाहिए कि एक आदमी जो कि एशियन कंट्री से या सऊदीया से बिलोंग करता है या वो पाकिस्तान से, इंडिया से बिलोंग करता है, अगर वो इस कंट्री में आ रहा है, उसको फ़ौरन ज़बान नहीं आती या वो उसकी कम्युनिटी में जान पहचान नहीं है, तो कौन बंदा उसकी गारंटी लेगा। फिर मैंने उस औरत को ये भी बोला कि यही वजह है कि मजबूर होकर हमें फिर एजेंटों के पास जाना पड़ता है। अब मैंने उसको, ये औरत को, ये लेडी को ये बात बोली कि अब इस पर्सनैलिटी को ढूंढना पड़ेगा कोई एजेंट। तो कहने लगी सॉरी वी कांट डू एनीथिंग। उसके बाद मेरे दोस्तों क्या हुआ, बड़े मज़े का सीन है। उसके बाद मैं बाहर निकला इस फैमिली को लेके, जो कि बिलोंग करते हैं इंडिया से लेकिन सेटल थे सऊदीया में। तो अब जब मैं, मेरे ख्याल से सऊदीया में ही, मैंने शायद गलत बोल दिया, अबू धाबी, जब मैं फैमिली को लेके बाहर निकला हूँ तो मैंने सामने देखा कि एक ना दारू की दुकान में एक बाहर जो था वो बंदा बैठा हुआ था पीने पिलाने वाला। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई मैं आपको पैसे दूंगा, ये जुनता ऑफिस का पेपर है, इस पर 2 गारंटर चाहिए, सामने जुनता ऑफिस है, मेरे साथ चल लो, जो पैसे बोलोगे दूंगा, गारंटी ले लो। उसने वो जो पी रहा था वो वहीं छोड़ी और वो मेरे साथ हो लिया अंदर ऑफिस। अब वो लेडी कभी मुझे देखे, कभी उस शराबी को, उसका हुलिया भी थोड़ा ऐसा लग रहा था, कभी उसको देखे, मगर उसने कोई आर नहीं किया। मैंने उसको अंग्रेज़ी में ये बात भी बोली उस लेडी को कि मैं ये देख लो, मैं इस बंदे को पैसे देकर लाया हूँ और अब ये मेरी गारंटी लेगा। 2 बंदों की गारंटी चाहिए थी, तो उस बंदे ने एक लेडी को भी बुलाया, जो शराबी बंदा था ना, उसने अपनी एक लेडी को बुलाया। वो लेडी भी आई अपना रेजिडेंस कार्ड लेकर। फिर उन लोगों ने इस फैमिली की गवाही ली कि हाँ ये इस अपार्टमेंट में रहते हैं, हम लीरिया में रहते हैं और हम इनकी गवाही दे रहे हैं, लिहाजा इनको जुनता जारी किया जाए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरे दोस्तों, मैंने उस औरत को भी ये बात बता दी थी कि आप लोग मजबूर करते हो, आपके इदारे मजबूर करते हैं कि हमें यहाँ पे रिश्वत देनी पड़े। और वो देख भी रही थी, वो मुस्कुरा रही थी कि हाँ ये इसको कहीं से जानता नहीं था। 2 मिनट के 5 मिनट के अंदर अंदर ये बंदा पकड़ के ले आया जिसने इसकी गारंटी ली। इनको सब पता है, इनकी एजेंसीज़ को सब पता है कि किस तरीके से लोग यहाँ पे बाहर जर्मनी, फ्रांस, इटली, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में बैठे हुए टैक्स चला रहे हैं और यहाँ तक रेजिडेंस ले लेते हैं। यहाँ की एजेंसी बच्ची नहीं है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। बट ये क्यों होने दे रहे हैं, ये इसलिए होने दे रहे हैं क्योंकि इनके मुल्क को यहाँ टैक्स मिल रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ें ये बंद कर देंगे, क्योंकि इनको सब पता है, अगर ये बंद कर देंगे तो मेरे हिसाब से इस कंट्री का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़े समझदार लोग हैं मेरे दोस्तों, मुझे लगता है अभी भी बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होने वाली है। काम जिस तरह चल रहा है, ये लोग खुद चाहते हैं कि यहाँ पे एजेंटी हो, ये लोग खुद चाहते हैं कि इनके लोग जो हैं वो इसी तरीके से पैसे कमाएं इमिग्रेंट से। तो ये मुझे लगता है सिलसिला जारी रहेगा। और रही बात उस बंदे की जिसको मैंने गारंटी के लिए जुनता ऑफिस बुलाया था, उसको मैंने 20 यूरो दिए। और मज़े की बात ये है कि वो 20 यूरो लेने के बाद वो बंदा मेरा पूरा मुँह चूम रहा था, मेरा हाथ चूम रहा था। वो 20 यूरो उसके लिए इतनी बड़ी बात थी, वो बहुत खुश था, बहुत खुश था। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। बारिश शुरू हो गई है, इससे पहले कि मेरा कैमरा चला जाए, अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा।